नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 सितंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और तीनों डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे स्टबल बर्निंग से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से देखो गरीबी और फूड कंजप्शन में रिलेशन है। और तीसरे नंबर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 से संबंधित आर्टिकल है। तो तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तीनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो स्टबल बर्निंग से संबंधित है और अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। स्टबल बर्निंग का मतलब क्या है। देखो हरियाणा में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में किसान क्या करते हैं। किसान देखो पहले तो धान उगाते हैं। धान जो कि एक खरीफ की फसल है, धान यानी पैडी यानी राइस। जब देखो धान की फसल काटी जाती है ना, तो धान की फसल इस प्रकार से काटी जाती है कि जमीन में ना धान के कुछ रूट्स और जो छोटा सा स्टेम है, तना है, वो रह जाता है। लेकिन दिक्कत देखो ये है, अब बहुत जल्द किसान को फिर गेहूं की यानी रबी की फसल भी उगानी है। गेहूं की यानी रबी की फसल भी उगानी है, लेकिन धान की हार्वेस्टिंग के बीच में और गेहूं उगाने के बीच में जो टाइम है बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसी सिचुएशन में किसान क्या करता है, किसान सोचता है कि यार मेरी गेहूं की फसल लेट ना हो जाए। वो अपनी पुरानी फसल का जो कचरा है उसे जला देता है। पुरानी फसल के थोड़े बहुत रूट्स हैं, पुरानी फसल का जो तना बचा है उसे जला देता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है पुरानी फसल की कटाई में और अगली फसल की उगाई में। तो जल्दबाजी में किसान क्या करता है, आग लगा देता है और इसे ही बोलते हैं स्टबल बर्निंग। तो ये देखो किसान की ना एक मजबूरी है, लेकिन ये जो किसानों की मजबूरी है ना, इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में देखो लाखों लोगों की जो सांसें हैं ना वो रुक जाती हैं। फिर से बोलता हूं, किसान की इस मजबूरी की वजह से दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के सीजन में लाखों लोगों की जो सांसें हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप पूछोगे सर ये जो पोल्यूशन है वो सर्दियों में ही क्यों होता है। सर्दियों में होने के पीछे भी देखो 3 रीजंस हैं। रीजन भी मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। सबसे पहला हवा का रुख। मतलब देखो सर्दियों में ना पंजाब हरियाणा से जो हवाएं हैं ना वो दिल्ली की तरफ चलती हैं, यानी सारा का सारा जो स्टबल बर्निंग का धुआं है ना वो पंजाब हरियाणा से हवाओं के साथ पहुंच जाता है कैपिटल में। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन स्पीड ऑफ विंड। हवा की जो स्पीड है ना बहुत धीमी होती है। धीमी होने के कारण जो धुआं है जो हवा के साथ चलता है वो डिस्पर्स नहीं हो जाता, वो इधर उधर नहीं फैलता, वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि हवा तेज हो तो वो धुएं को डिस्पर्स कर देना, लेकिन हवा की स्पीड बहुत धीमी होती है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से सारा धुआं पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग की वजह से सारा धुआं दिल्ली एनसीआर में इकट्ठा हो जाता है। तीसरा रीजन है टेम्परेचर इन्वर्जन। ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, ये बेसिक्स आपके क्लियर करवा रहा हूं मैं। देखो नॉर्मली होता ये है, मान लीजिए लैंड है ना, तो लैंड के नजदीक की जो हवा है ना, सामान्य तौर पे लैंड के नजदीक की हवा होती है गर्म, वार्म एयर होती है, यहां पे हॉट एयर होती है। और ऊपर की जो एयर होती है वो होती है ठंडी। सामान्य तौर पे देखो ऐसा ही होता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो नीचे वाली गर्म हवा है ना वो देखो हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है और धुआं अपने साथ ले जाती है। नीचे वाली गर्म हवा ये क्या होती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है और जो धुआं आया वो अपने साथ ले जाती है। लेकिन सर्दियों की शुरुआत में सिचुएशन थोड़ी उलट जाती है। ये जो मैंने आपको बताया, नीचे की हवा गर्म ऊपर की ठंडी और नीचे की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर ले जाती है धुएं को, ये होता है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन सर्दियों की शुरुआत में उल्टा होता है, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा नीचे और उसके ऊपर गर्म हवा की लेयर, उसके ऊपर गर्म हवा की लेयर। तो ये ऊपर ठंडी हवा के ऊपर जो गर्म हवा है ना, ये ढक्कन का काम करती है। ढक्कन का काम कैसे करती है, नीचे से मान लीजिए नीचे से जो धुआं उठा ना ऊपर की तरफ गया उसको वापस नीचे भेज देती है, जाने नहीं देती। समझ रहे हो। सर्दियों में
सिचुएशन उल्टी हो जाती है, जमीन के नजदीक ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा, लेकिन ये ऊपर जो गर्म हवा है ना, ये ढक्कन का काम करती है और धुएं को आगे ऊपर जाने नहीं देती। जैसे मान लीजिए मटके को हमने उल्टा कर दिया है, मटके को ऊपर कर दिया है और ऊपर हवा जाएगी तो वो जा ही नहीं पाएगी क्योंकि ढक्कन का काम कर रहा है, ऐसे हो जाता है। इसे बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसकी वजह से ना सारा जो धुआं है यहीं पे ट्रैप होकर रह जाता है, ये दिक्कत है। तो ये मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड। अब देखो, जब हर साल धुएं की वजह से लोग मर रहे हो तो कोई तो एक्शन लेगा ना। तो यहां पे एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ना काफी सख्त टिप्पणी की है, सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रोसिक्यूट फार्मर्स, फार्मर्स को जेल में डालो अगर वो स्टबल बर्निंग करते हैं तो। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, कोर्ट इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि देखो, कोर्ट इतने गुस्से में इसलिए है क्योंकि जो बॉडीज बना रखी हैं ना इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो बॉडीज अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। जैसे ये बॉडी देखिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, ये बॉडी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के अनुसार इसे स्टैब्लिश किया गया था। और मकसद ये था कि ये जो 3-4 राज्य हैं ना दिल्ली के आसपास वाले, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनके बीच में थोड़ा कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जा सके, सबके बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके कि भैया हमें स्टबल बर्निंग को रोकना है, हमें पोल्यूशन को रोकना है। तो ये बॉडी इसीलिए गठित की गई थी स्पेशल 4 साल पहले कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन को रोकना है। बट ये बॉडी फेल हो रही है। फेल कैसे हो रही है? देखो, एक तो ना ये बॉडी जो है ना वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंतर्गत काम कर रही है। कैसे? मतलब देखो, इंडिपेंडेंट नहीं रह गई है ये बॉडी, पॉलिटिक्स के आगे झुक गई है। एग्जाम्पल आपको देता हूं। कुछ समय पहले ना दिल्ली NCR में ना रोक लग गई। पेट्रोल पंप को बोला गया कि आप एक समय से पुराने जो व्हीकल्स हैं ना उनको तेल बेचना बंद करो। लेकिन उसके बाद देखो पॉलिटिक्स हो गई, अपोजिशन ने आरोप लगाया दिल्ली में, और इवन जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने भी बोला हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं। तो मतलब ये जो डिसीजन था ना कि दिल्ली में पेट्रोल पंप जो हैं वो ऐसे व्हीकल्स जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है इनको पेट्रोल देना बंद करें, ये डिसीजन फिर डाइल्यूट कर दिया गया और ये बोला गया नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के बाहर का छोटा सा इलाका, वहां पे तेल नहीं दिया जाएगा, वहां पे ऐसे व्हीकल्स जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है उन पे रोक लगाया जाएगा। मतलब कहने का यह है डिसीजन को डाइल्यूट कर दिया गया। बॉडी ने डिसीजन अच्छा लिया था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर दूसरा रीजन राइटर ये बोलते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इस बॉडी की वर्किंग में। जैसे देखो, पंजाब सरकार ना झूठ बोल रही है कि स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स कम हुए हैं पंजाब में। एक्चुअल डेटा ये कहता है बल्कि इंसिडेंट बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। तो पंजाब सरकार का झूठ इस बॉडी ने पकड़ लिया था लेकिन पब्लिक को नहीं बताया। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो जब देखो पंजाब सरकार झूठ बोल रही थी तो बताना चाहिए था ना पब्लिक को। फिर नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट पिक्चर। अब जो ये बॉडी है ना जिसका नाम है CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अब इस बॉडी का काम यह भी था कि कोर्ट को समझाना कि प्रॉब्लम सिर्फ जिद्दी किसान नहीं है कि वो स्टबल बर्न करते हैं और इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम है। नहीं भाई, नहीं, किसान तो मजबूर भी हैं कि उन किसानों के पास तो कोई चॉइस भी नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम का पार्ट हैं। जैसे देखो, इंडस्ट्रीज से निकले वाला एमिशन, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला एमिशन, वो भी तो प्रॉब्लम का पार्ट है ना। उन पे बात नहीं की जाती, सारा जो फोकस आ जाता है वो फार्मर्स पे आ जाता है। और देखो, जब सिस्टम फेल हो जाए ना तो फिर ऐसे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, किसानों को जेल में डाल दो, ये गलत सॉल्यूशंस हैं। तो प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो देखो हमें ना होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और किसानों को जेल में डाल दो, ये तो वही बात हो गई कि आप बोल रहे हो कि कैंसर का जो इलाज है वो बैंडेड से हो जाएगा। नहीं, नहीं होएगा। तो आपको ना होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। सारे डायमेंशंस आपको प्रॉब्लम के देखने होंगे। तो क्या क्या डायमेंशन देखने होंगे मैं आपको बताता हूं। खाली पेज ले लेते हैं, 2 ही स्लाइड बाकी है तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, 2 तरह के सॉल्यूशन यहां पे राइटर बात करते हैं। पहला है इन सीटू मैनेजमेंट। ये इन्वायरमेंट में आता है ना, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू मतलब मौके पे ही, एक्स सीटू मतलब थोड़ा दूर जाके, समझ रहे हो।
इन सीटू मतलब खेत के अंदर प्रॉब्लम का समाधान करना, एक्स सीटू मतलब खेत के बाहर प्रॉब्लम का समाधान करना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग। तो खेत के अंदर आप प्रॉब्लम का समाधान कैसे करोगे? जैसे देखो, पूसा डीकंपोजर है। पूसा डीकंपोजर क्या है? लिक्विड है, केमिकल स्प्रे है, जो देखो पराली को यानी स्टबल को ना, जो रह जाता है ना पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद, तो जब देखो इस केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है ना बचे हुए कचरे के ऊपर, तो 15-20 दिनों के अंदर अंदर उससे बन जाती है खाद यानी मेन्योर। बहुत काम की चीज है ये पूसा डीकंपोजर, तो इसे सरकार को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन खेत के अंदर है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर या फिर सुपर सीडर। ये देखो ऐसी मशीनें हैं जो पराली के ऊपर ही, यानी जो स्टबल बच गया है, कचरा बच गया है, उसके ऊपर ही गेहूं को उगा देती हैं। तो ये मशीनें हैं हैप्पी सीडर। जो कचरा बच गया ना पिछली फसल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ ही गेहूं को उगा दिया जाता है इन मशीनों के द्वारा। तो सरकार को इन मशीनों पे देनी चाहिए सब्सिडी। समझ गए? तो ये है वो सॉल्यूशंस जो खेत के अंदर ही लिए जा सकते हैं। खेत के बाहर क्या लिया जा सकता है? खेत के बाहर देखो ये लिया जा सकता है, पराली को ना आप एक रिसोर्स बनाओ। जब देखो कचरा यूजफुल बन जाता है ना, कचरे के बदले पैसा मिलता है, तो फिर उस कचरे को हम वैसे नहीं फेंक देते, हम कबाड़ी को बुलाते हैं और उस कचरे को बेचते हैं ताकि 2 पैसे हमें मिल जाएं। न्यूज़पेपर रद्दी वाला, उसके हमें पैसे नहीं मिलते तो हम वैसे ही फेंक देते। तो उसी प्रकार से देखो, हम चाहते हैं कि किसान पराली को ना जलाएं, तो आप इसको रिसोर्स बना दो। पराली का इस्तेमाल करके बायोमास एनर्जी जनरेट की जा सकती है, तो बायोमास एनर्जी प्लांट से इस्टेब्लिश करो। पराली की सहायता से इथेनॉल बनाया जा सकता है, और प्लांट लग भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा और तेजी से, थोड़ा प्रोसेस को आसान करो। फिर ये हुआ इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू मतलब खेत के अंदर, एक्स सीटू मतलब खेत के बाहर। और सॉल्यूशंस राइटर ये देते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको देखो आप ना स्ट्रोंगली इन्फोर्स करो। कानून देखो सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसान हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बट सिर्फ किसान पे फोकस मत करो, आप दूसरे स्टेक होल्डर्स पे भी फोकस करो। और तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रांसपेरेंट रहो। जैसे देखो ये बॉडी थी CAQM, इस बॉडी को बताना चाहिए था पब्लिक को कि देखो पंजाब में बल्कि स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट बढ़े हैं, घटे नहीं हैं, तो पंजाब सरकार का झूठ पता लग जाता। समझ गए? तो इस प्रकार से हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। और ये देखो सॉल्यूशन जो है ना वो पॉलिटिकल विल से आएगा, अगर पॉलिटिक्स हो जाएगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में ना फूड कंजम्पशन एंड गरीबी के बीच में रिलेशन से संबंधित है। तो आप ना इसे सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरू में एक बैकग्राउंड आपको देता हूं। देखो वर्ल्ड बैंक ये बोलता है हमारे देश में ना गरीबी अब बहुत ख़त्म हो गई है। 2011 में हमारे देश में गरीबी थी 16.2%। आप नीचे देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 16.2% थी 2011-12 में, और 2022-23 में गरीबी घट के रह गई है 2.3%। मतलब अब देश में सब चंगा सी। और देखो ये मेजर कैसे की गई? मेजर मतलब जैसे वो लोग जो एक दिन में $2.15 कमा रहे हैं, तो मतलब वो अब गरीब नहीं है। इस प्रकार से ये जो गरीबी की परसेंटेज है वो डिसाइड की गई है। लेकिन अब देखो राइटर ये बोलते हैं रुको जरा सब्र करो, मतलब वो डेटा का ना एक अलग एंगल देते हैं। इनका एक कंसेप्ट है थालीनोमिक्स। थालीनोमिक्स क्या कहता है? थालीनोमिक्स कंसेप्ट देखो ये कहता है, आप पहले देखो सरकार ने पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करी। सरकार ने ना पॉवर्टी लाइन इस प्रकार से डिसाइड कर ली कि मान लीजिए एक पर्सन को ना एक दिन में सर्वाइव करने के लिए 2400 कैलोरीज कंज्यूम करना जरूरी है। अब 2400 कैलोरीज के लिए कितना पैसा चाहिए? 24 कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए आप मार्केट से खाना वगैरह खरीदोगे तो वो खाना आएगा $2.15 का आएगा ना। तो फिर इस प्रकार से सरकार ने गरीबी जो रेखा है वो डिसाइड कर ली। बट राइटर ये बोलते हैं कि भैया बात यहाँ पे सिर्फ कैलोरीज की नहीं है, बात यहाँ पे सिर्फ कैलोरीज की नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सिर्फ कैलोरी कंज्यूम करने के लिए नहीं खाता है,
ह्यूमन बींग्स खाते हैं अपनी नरिशमेंट के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, स्वाद के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खाते हैं। ये तो वही बात होगी, आप सिर्फ ना कार को उसकी माइलेज के बेस पे जज कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे इंजन कैसा है, सेफ्टी कैसी है, कंफर्ट कैसा है। तो बात वही है, इंसान सिर्फ कैलोरीज के लिए नहीं खाता, इंसान नरिशमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए खाता है। तो ऑथर कहते हैं हम गरीबी मापेंगे थाली से, मतलब एक थाली में क्या क्या होना चाहिए कि वो बैलेंस्ड थाली हो। जैसे रोटी चावल होते हैं, वो होते हैं किसके लिए? रोटी चावल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। किसके लिए? कार्ब्स के लिए। फिर दाल होती है प्रोटीन के लिए। फिर देखो सब्जी भी, सब्जी में सब्जी से क्या मिलता है? विटामिन्स मिलते हैं। फिर दही, दही भी, सलाद भी, ये सारी चीजें एक थाली में होती हैं। मतलब ये एक डिसेंट मील है अगर ये सारी चीजें किसी थाली में हैं तो अब देखो क्राइसिल के हिसाब से ऐसी थाली का जो कॉस्ट है वो जानते हो कितना है? घर के हिसाब से देखे तो 30 रुपए, मतलब घर में ही हमने सब कुछ किया तो एक थाली का कॉस्ट निकलेगा 30 रुपए। और दिन की 2 थाली का कॉस्ट कितना हो गया? दिन की 2 थाली का कॉस्ट हो गया 60 रुपए। लेकिन देखो अब आपको हैरानी होगी कि पूरे देश में 50% लोग जो रूरल भारत में रहते हैं ना, ये 2 वक्त की थाली अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब 60 रुपए की ये 2 वक्त की थालियां अफोर्ड नहीं कर पाते रूरल इंडिया में 50% लोग। और अर्बन इंडिया में 20% लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की टोटल 60 रुपए की जो थाली है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब समझ गए? और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि गरीबी खत्म हो गई है। लेकिन देखो ये इतना डिफरेंस है क्यों? क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक क्या देखता है? वर्ल्ड बैंक सिर्फ खाने के लिए पैसा देखता है कि 2400 कैलोरीज आप कंज्यूम कर पा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। समझ रहे हो? मतलब 2400 कैलोरीज जितना आप कमा रहे हो तो गरीब नहीं हो। वर्ल्ड बैंक तो ऐसे देख लेता है। लेकिन देखो आपको भी पता है सरवाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। किराया देना है, बस पर आना जाना है, मोबाइल रिचार्ज करवाना है, बच्चों की फीस देनी है, बीमारी का खर्चा है। तो इन सब के बाद जो पैसा बचता है ना, उससे वो खाना खाता है। यानी फूड जो है वो रेजिडुअल एक्सपेंडिचर है, जो बच गया उसका खाना खा लिया। ये है जमीन की सच्चाई। समझ रहे हो? तो इतना डिफरेंस इसलिए है, एक तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है गरीबी खत्म हो गई और दूसरी तरफ ऑथर्स अपना अलग कंसेप्ट दे रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट क्यों गलत है। अब आप लोग बोलोगे सर पीडीएस भी तो है ना, राशन सिस्टम है, सरकार सस्ता अनाज देती है, फ्री में अनाज देती है। बिल्कुल सही, सरकार पीडीएस भी तो देती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां पे है टारगेटिंग की। टारगेटिंग की प्रॉब्लम कैसे है? देखो बहुत सारे लोग ना पीडीएस सिस्टम से बाहर हैं रूरल इंडिया में, पीडीएस सिस्टम से बाहर हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे जो अमीर लोग जो डिजर्व नहीं करते रूरल इंडिया में, वो भी पीडीएस का लाभ उठा लेते हैं। तो ये सब्सिडी की वेस्टेज हो जाती है। जब अमीर लोग जो आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं वो भी अगर पीडीएस का लाभ उठाएंगे तो पैसों की वेस्टेज हो गई ना, सरकार की सब्सिडी खराब हो गई है। और दूसरी चीज, बात देखो ये है, जैसे तैसे करके गरीब लोग अपनी भूख तो मिटा लेते हैं। मतलब कार्ब्स जो हैं, रोटी चावल, वो उनको मिल भी जाता है पीडीएस से, तो उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है दालों की, पल्सिस की। पल्सिस नहीं मिलते पीडीएस में, विटामिन नहीं मिल पाते, तो बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पाती। तो सरकार क्या करे? सरकार एक काम ये करे, जो ये पीडीएस सिस्टम है ना, इसको थोड़ा रैशनलाइज करे। रैशनलाइज कैसे करे? मतलब लीकेजेस हैं, जो अमीर लोग जो डिजर्व नहीं करते वो भी फायदा उठा ले जाते हैं, उनको बाहर निकाले पीडीएस के दायरे से। और जो सब्सिडी का पैसा बच रहा है उससे फिर पल्सिस प्रोवाइड करे गरीब लोगों को सरकार। समझ गए बात को? अमीर लोगों को धक्के मार के निकाले कि तुम पीडीएस का लाभ क्यों ले रहे हो, और जो पैसा बचे उसकी सहायता से गरीब लोगों को सरकार पीडीएस के थ्रू इवन पल्सिस देना प्रोवाइड करे, जब ताकि उनकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट बन सके और वो जो थाली में हमने चीजें डिस्कस की थी ना, उस प्रकार की थाली वो कंज्यूम कर सकें। तो ये राइटर का मेन पॉइंट है। अभी प्रोटीन गैप काफी ज्यादा है, प्रोटीन गरीब लोग कम खा पाते हैं। और जो ये
राइस व्हीट है, ये तो देखो अमीर लोग गरीब लोग उतनी खाते हैं, 4 रोटी अगर गरीब लोग खाते हैं तो 4 अमीर खाते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मतलब केस टू केस बेसिस पे। लेकिन दालों में गैप मिलेगा, गरीब बेचारा दाल नहीं खाएगा और अमीर तो भर भर के दाल खाएगा। समझ रहे हो, ये चीज है। तो ये राइटर का मेन आर्टिकल था कि अब आप ना पल्सिस पे फोकस करो और अमीर लोगों को सब्सिडी से बाहर निकालो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बिल्कुल बेसिक्स से हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसडीजी गोल है क्या? एसडीजी गोल 17 गोल्स की एक प्रकार से लिस्ट है, टू डू लिस्ट है। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना कि हमें ये करना है, तो यूएन ने भी अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई थी कि मुझे ये काम करने हैं और टारगेट ईयर रखा था 2030, यानी 2030 से पहले ये 17 जो गोल्स हैं वो अचीव करने हैं। बनाई क्यों थी ये लिस्ट? ताकि एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य का निर्माण किया जा सके, फ्यूचर का निर्माण किया जा सके। तो गरीबी खत्म करो, प्लैनेट बचाओ, सबके लिए शांति, हंगर मिटाओ, ऐसी ऐसी चीजें हैं इन 17 गोल्स में। और आज हमारा फोकस किस चीज पे है? आज हमारा फोकस है गोल नंबर 3 पे। गोल नंबर 3 क्या है? गोल नंबर 3 है इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। मतलब ये देखो, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। हेल्दी लाइफ इंश्योर करो और सबकी वेलबींग इंश्योर करो, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए। समझ गए ना? मतलब हर उम्र के हर इंसान की अच्छी सेहत, चाहे वो बच्चा हो बुजुर्ग हो, सबकी हेल्थ फर्स्ट। तो अब आप इसमें ना इंडिया का रिपोर्ट कार्ड देखिए। इंडिया की जो ओवरऑल एसडीजी रैंक है ना, वो तो देखो सुधरी है। 2024 में कितनी थी इंडिया की ओवरऑल एसडीजी रैंक? 2024 में थी 109, जो 2025 में इंप्रूव होके हो गई 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। ऊपर देखिए 99 हो गई। मतलब बेसिक सर्विसेज में हमने प्रोग्रेस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़िया हुआ है। लेकिन देखो, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पे, जहां पे हमने प्रोग्रेस नहीं की है, वो है हेल्थ। यहां हमारा स्कोर कार्ड ना थोड़ा चिंता देने वाला है। तो यहां अगर हम टारगेट वर्सेस रियलिटी की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी MMR क्या होता है? मतलब हर 1 लाख जो बच्चों के जन्म होते हैं ना, उनके पीछे कितनी मदर्स की डेथ हुई, तो ये होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। टारगेट ये है कि 2030 आते आते ना इसे हमें 70 से भी कम करना है, बट अभी ये हमारे देश में 97 है। सोचो, अभी भी हम टारगेट से काफी दूर हैं। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत पर 1000 बच्चों के जन्म। मतलब 1000 बच्चों का जो जन्म होता है उसमें से 5 साल की एज अचीव करने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। टारगेट कितना है? 2030 आते आते 25 से कम करना है, लेकिन अभी भी ये 32 है। और डेवलप कंट्रीज में तो ये देखो सिर्फ 2 से 6 के बीच में है। सोचो कितना बड़ा गैप है। अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। टारगेट ये है 2030 आते आते हमें हमारे देश में जीवन की जो एवरेज एज है ना हमारे देश में, वो करनी है कितनी? 73.6। लेकिन अभी कितनी है? अभी है सिर्फ 70। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब इलाज के लिए आप अपनी जेब से कितना खर्चा कर रहे हो। एक तो है कि आपका इंश्योरेंस है, आपका सब कुछ कैशलेस हो गया और बीमार पड़ने पे आपको पैसे नहीं देने पड़े। लेकिन हमारे देश में इंश्योरेंस कवरेज बहुत कम है, तो इलाज आप अपने पैसों से, जेब से पैसे निकाल के करवाते हो, इंश्योरेंस का फायदा नहीं उठाते हो। इसे बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। टारगेट ये है 2030 आते आते ये 7.83% से कम होना चाहिए। बट अभी भी इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 13% है, मतलब डबल से भी ज्यादा। एक बीमारी हो जाती है तो पूरा परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, ऐसा हाल है।
फिर सबसे लास्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का जो टारगेट है 2030 तक 100% यूनिवर्सल कवरेज का टारगेट है, सबका टीकाकरण, वैक्सीनेशन ये सब होना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी हमारी सिचुएशन है 93.23%। मतलब देखो इतना बेकार नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन लास्ट माइल तक पहुंचना सबसे मुश्किल होता है। 7% बच्चे अभी भी पीछे हैं। तो राइटर ये सारा एग्जाम्पल देख के, जितने सारे एग्जाम्पल अभी देखे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, इम्यूनाइजेशन, सारे एग्जाम्पल्स राइटर ने दिए। और राइटर अब बताते हैं हम पीछे क्यों हैं। सबसे पहला कारण पीछे रहने का ये है हेल्थ में, पुअर एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। ये देखो मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, पुअर एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गांव में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं, और इलाज शहरों में काफ़ी महंगा है। डॉक्टर्स और नर्सिस की काफ़ी कमी है, स्पेशली रूरल एरियाज में। फिर दूसरा रीज़न है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में लाइफस्टाइल इश्यूज, मतलब इवन अमीर बच्चों में भी कई बार हम न्यूट्रिशन की कमी देखते हैं, वो लेज वगैरह ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। और गरीबों में तो स्टंटिंग, वेस्टिंग होती है बच्चों में, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। खराब हाइजीन, सैनिटेशन, इनकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। तो ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, समझ गए? मतलब देखो न्यूट्रिशन चलो मान लिया इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे एक्सरसाइज ना करना, इसकी वजह से वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाते हैं, टीबी वगैरह, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है ना। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड स्टिग्मा। ये देखो एक साइलेंट किलर है। फिजिकल हेल्थ को लेके ना हमारे देश में अंधविश्वास काफी ज्यादा है, और सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ को लेके स्टिग्मा है। मतलब डिप्रेशन को तो पागलपन समझा जाता है अभी भी कुछ लोगों के द्वारा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर खुल के बात नहीं की जाती है। इसकी वजह से ना सर्विसेज अवेलेबल हों तो भी लोग फायदा नहीं उठाते उसका, ये दिक्कत है। तो अब बात करते हैं कैसे चीजें ठीक की जा सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करके हर सिटीजन को आप ना हेल्थ इंश्योरेंस दो। इससे ना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, लोग इलाज से डरेंगे नहीं, गरीबी में नहीं जाएंगे। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है कि आप सबको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। हमारे पास देखो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, उसे और ज्यादा स्ट्रोंग बनाना होगा, जो कमियां हैं उसे एड्रेस करना होगा। दूसरा पॉइंट क्या देते हैं राइटर? दूसरा पॉइंट देते हैं हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर। हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर। देखो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं ना, वो किसी भी सिस्टम की नींव होते हैं। तो हर जगह हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तो होने ही चाहिए। WHO कहता है कि अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर स्ट्रोंग है ना, तो बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सकता है, हॉस्पिटल के खर्चे को कम किया जा सकता है। अब यहां पे डिजिटल हेल्थ का यूज किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन जैसे देखो ई संजीवनी, मैं तो आजकल देखो इसका फायदा काफी उठाता हूं। जैसे जो मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, ये ICICI लोम्बार्ड का, इसमें क्या आता है, इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करने का ऑप्शन आता है, तो तुरंत की तुरंत डॉक्टर से बात हो जाती है। आजकल सभी एप्लीकेशंस देने लगी हैं, मतलब ICICI नहीं, HDFC और नीवा बूपा मैक्स, पता नहीं जो जितनी भी हैं आजकल, ये सब में ये ऑप्शन आ गया है कि आप डॉक्टर से बात कर लो तुरंत की तुरंत। तो देखो अब डिजिटल हेल्थ का और भी फायदा उठाया जा सकता है कि पेशेंट के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटाइज हो जाएं, और एक क्लिक पे पेशेंट की सारी हिस्ट्री मिल जाती है। तो इससे ना रूरल एरिया में भी जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको एक्सेस करने में उतनी दिक्कत नहीं है। पहले तो होता था कि रूरल एरिया में डॉक्टर नहीं है, बट अब डॉक्टर से तुरंत बात तो हो सकती है ना फोन पे। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर एंड चीपर देन क्योर। जैसे ना बचपन में अगर कुछ आदतें डाल दी जाए ना बच्चों को, तो वो जिंदगी भर मेंटेन रहती है। कैच देम यंग वाला पॉइंट है ना, हालांकि कल हमने डिस्कस किया था कैच देम यंग वाला पॉइंट, कि सिगरेट कंपनीज कैसे बच्चों को एडोलसेंट एज में सिगरेट की आदत डाल देती हैं। खैर पॉइंट क्या है? पॉइंट देखो ये है, बच्चों को ना स्कूल में हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाए। कैसे क्या पढ़ाया जाए? जैसे मिड डे मील स्कीम है, आप ना मिड डे मील स्कीम के आगे सोचो, क्या खाना है, क्यों खाना है, ये सब बच्चों को बताया जाए।
अभी बताया जाता है लेकिन उतना डिटेल से नहीं बताया जाता। हाइजीन और सैनिटेशन संबंधित आदतें सिखाई जाएं कि देखो हाथ धोने से लेकर साफ पानी का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। फिर देखो एज अप्रोप्रिएट और साइंटिफिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधित नॉलेज बच्चों को देनी है, ये टैबू नहीं होना चाहिए। हर साल लाखों लोग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, तो रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए, बच्चों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में बताया जाए। हेल्प मांगना एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए। अब जब ये सब होगा तो इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जानते हो क्या होंगे? ये बच्चे हेल्थी अडल्ट बनेंगे, एजुकेटेड लड़कियां एजुकेटेड माँ बनेंगी, और इसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो और चाइल्ड मोर्टेलिटी ये सब कम होंगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। जैसे देखो फिनलैंड का एग्जांपल दिया जाता है। फिनलैंड ने ना 1970s में अपने स्कूल में हेल्थ रिफॉर्म लाए, और अगले कुछ दशकों में ना वहां पे हार्ट डिजीज रेट ना ड्रास्टिकली कम हो गए। इवन जापान देख लीजिए, जापान में ना अब आप देखोगे मतलब लोग ना बहुत ज्यादा जीते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे बहुत ज्यादा है, शायद 84 है, एक बार चेक करना, कमेंट बॉक्स में बताना भी सही। तो वहां पे ना कंपलसरी हेल्थ एजुकेशन उनकी लंबी उम्र का राज है। हेल्थ एजुकेशन को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं लास्ट में, हमारे देश में भी पॉलिसी मेकर्स को ना क्या करना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन को स्कूल करिकुलम का इंटीग्रल पार्ट बना देना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाए और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में इन्वेस्ट किया जाए। पेरेंट्स के लिए क्या, पेरेंट्स के लिए ये हिदायत देते हैं राइटर कि अपने बच्चों के स्कूल करिकुलम को चेक करो, क्या वहां पे हेल्थ पर फोकस है? अगर नहीं तो आवाज उठाओ, डिमांड इट। आपका रोल सिर्फ वोट देना नहीं है, एक्टिव सिटीजन बनना भी है। तो लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो इंडिया की एसडीजी में रैंकिंग इंप्रूव हुई है, अच्छी बात है, लेकिन असली जीत तब होगी जब हमारा गोल नंबर 3 में इंप्रूवमेंट होगी, यानी हेल्थ संबंधित जो गोल है यहां पे इंप्रूवमेंट होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है लास्ट में। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसी पे क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।